Hi everyone, welcome to BitScience Academy. So in this lesson, we are going to discuss the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2021. Now this bill become basically an act because it is passed from Lok Sabha as well as Rajya Sabha. So now it become an act, ठीक है. और हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है द एक्सप्लेन्ड. So in this initiative, we are going to cover the hot topics for the UPSC and state PCS examination. Like today we are going to cover this bill, and in our upcoming lectures we are going to cover the electoral bonds. ठीक है. फिर और भी बहुत सारे बिल्स जैसे इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है. ठीक है. माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल है. तो ये सभी टॉपिक्स को हम लोग डील करेंगे. ठीक है. सो इसमें इसमें ये जो लेक्चर है आज उसमें लोग डिस्कस करेंगे कि वाई देर इज ऑलवेज ऑन गोइंग टसल बिटवीन दी LG एंड CM ऑफ दिल्ली. ठीक है. वाई देर इज ऑलवेज power tussle between the BJP ruled center and the Aam Aadmi Party ruled Delhi. ठीक है. So we are also going to saw the जो present day जो political framework है जो दिल्ली का वो कैसा है. फिर ये जो बिल लाया गया उससे क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करने की ये इंट्रोड्यूस मतलब चेंजेस क्या क्या चेंजेस. So now so we are also going to saw that what are the key changes the government want to in the political framework of Delhi through this bill. ठीक है. So इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे. So this lecture is presented by me Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel Birsa Academy to make your preparation for UPSC and state PCS examination. So as इसमें बोला गया कि this bill is basically unconstitutional and anti-democratic bill. ये अरविंद केजरीवाल CM ऑफ दिल्ली बोल रहे हैं. ठीक है. और ये LG साहब हैं दिल्ली के अनिल बैजल जी. ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द आर्टिकल्स. ठीक है. जो इंडियन एक्सप्रेस का ये द हिंदू का है. इसमें ये बोला गया कि राज्यसभा क्लियर बिल गिविंग LG मोर पावर इन दिल्ली ऑपोजिशन वॉकआउट्स. ठीक है. और इसमें भी यही बोला गया कि राज्यसभा क्लियर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल. ठीक है. बोथ हाउसेज एडजर्न टिल टुमारो. सो इसमें ये बोला गया कि बहुत सारे ओपोजिशन ने इस बिल का ओपोज किया. ठीक है. और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जैसे आप कांग्रेस को देखोगे BJD है, समाजवादी पार्टी है. ठीक है. आप आम आदमी पार्टी है. तो इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बिल का अपोजिशन करा. उनका बोलने का मतलब है कि ये जो बिल है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, इलेक्टोरल मैंडेट के अगेंस्ट है. क्योंकि जो दिल्ली के जो लोगों ने उन्होंने थ्रू इलेक्शंस CM को लेजिस्लेटिव असेंबली को मैंडेट दिया टू रूल दिस दिल्ली. ठीक है. और ये जो दिस बिल ट्राई टू गिव मोर पावर टू LG. ठीक है. एंड ट्राई टू रिड्यूस द पावर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट. ठीक है. अगर इस बिल का अगर प्रोविजन देखोगे तो इट ट्राई टू रिप्लेस गवर्नमेंट विथ LG. सो इसमें बोला गया कि जो वर्ड गवर्नमेंट होगा अब उसका मतलब होगा LG. सो आम आदमी पार्टी का बोलना है कि जब गवर्नमेंट का मतलब LG है तो वाई देर इज एनी इलेक्शन. ठीक है. सो इट इज अगेंस्ट द बेसिकली द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क. ठीक है. सो ये सभी एलिगेशन अपोजिशन पार्टी ने लगाया है. ठीक है. ये अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है. ये टाइम्स नाउ का ये आर्टिकल है. सेट डे फॉर डेमोक्रेसी. ठीक है. अरविंद केजरीवाल आफ्टर पार्लियामेंट पासिस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल. ठीक है. ये भी द हिंदू का आर्टिकल है. सेट डे फॉर डेमोक्रेसी वी विल कंटिन्यू आवर स्ट्रगल. ये ट्विटर उनका मतलब ट्विटर में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था राज्यसभा पासिस GNCTD अमेंडमेंट बिल सेट डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी. ठीक है. वी विल कंटिन्यू आवर स्ट्रगल टू रिस्टोर पावर बैक टू द पीपल. सो उनका यही बोलना है कि जो इट इज द पीपल हु गिव पावर. ठीक है. टू CM टू थ्रू द इलेक्शन. सो इलेक्शन के थ्रू पीपल्स ने उन्होंने पावर दिया. देन हु इज LG टू बिकम द गवर्नमेंट. ठीक है. सो ये जो अब बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी टू दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021. दिस बिल वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इन लोक सभा ऑन 15 मार्च 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है. और दिस बिल वांट टू अमेंड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991. सो ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है ये बिल बेसिकली ट्राई टू अमेंड ये जो बिल जो द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल. और ये जो बिल है 1991 इसके बेसिस पे अभी प्रेजेंट डे जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वो एग्जिस्टेड है. ठीक है. सो एक्ट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड
गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। सो ये जो बिल लाया गया है, जो भी अभी एक्ट बन गया है, दिस एक्ट बेसिकली प्रोवाइड द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नमेंट। सो इट वांट टू डिमार्केट द सब्जेक्ट। बहुत समय क्या होता था कि लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नमेंट जो एलजी साहब है उसमें ऑनगोइंग टसल होता था। कभी बहुत सारे लेजिस्लेटिव असेंबली बहुत सारे जो सब्जेक्ट है उस पर एक्शन ले लेती थी, ठीक है। और उसके बाद जब वो बिल एलजी साहब के पास साइन करने के लिए जाता था, तो एलजी साहब उसमें बोलते थे क्या कि इट दिस सब्जेक्ट कम अंडर मी, ठीक है, हाउ यू टेक द डिसीजन। सो इसके कारण हमेशा ऑनगोइंग टसल बिटवीन द एलजी एंड लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता था कि जो दिल्ली में जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उससे वो का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होता नहीं था। और जो जनता है थ्रू मैंडेट थ्रू इलेक्शंस उन्होंने सीएम को वोट दिया है, तो ये जो पीपल है वो सीधे सीएम के पास जाएंगे कि हम लोगों ने आपको वोट किया लेकिन आप कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो। तो सीएम बोलते हैं कि सीएम ने एलिगेशन लगाया कि जो एलजी साहब है और जो सेंटर में जो बीजेपी रूल पार्टी है वो हमें हमें जो जो भी एक्टिविटीज़ जो भी फंक्शन है वो हम लोग को फंक्शन करने नहीं दे रहे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है वो भी आया था, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। So this bill basically amend the certain power and responsibility of legislative assembly and LG. So through this bill, the government want to demarcate the power and responsibility of legislative assembly and lieutenant governor, ठीक है। जो एम्बिग्यूटी है, ठीक है, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसको क्लियरली डिमार्केट करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस करा गया है। सम ऑफ द की प्रोविजंस को अगर देखोगे तो इसमें बोला गया है रेस्ट्रिक्शन ऑन लॉ पास बाय द असेंबली, ठीक है। द बिल प्रोवाइड दैट द term government referred in any law made by the legislative assembly will implement LG. So इस बिल में क्या किया है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन लॉ पास बाय द असेंबली। सो असेंबली अब कोई भी लॉ पास नहीं करेगी, ठीक है। और जो टर्म गवर्नमेंट होगा वो वो एलजी होंगे। तो बेसिकली क्या हो गया कि आप जो भी डिसीजन होंगे वो एलजी लेंगे, ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली लेगी, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या है कि इंक्वायरी बाय द असेंबली इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। सो द बिल प्रोहिबिट, इसमें देखो प्रोहिबिट, द बिल प्रोहिबिट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम मेकिंग एनी रूल टू इनेबल इटसेल्फ और इट्स कमिटी to first consider the matter of day-to-day administration. सो अब लेजिस्लेटिव असेंबली उसका ये पावर नहीं होगा कि वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के 2018 के अगर ये जजमेंट को देखोगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एलजी शुड नॉट इंटरफेयर इनटू डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड इट कम अंडर द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। सो इस जो ये सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उसको ओवरकम करने के लिए ये प्रोविजन ऐड किया गया है। फिर सेकेंड प्रोविजन है क्या कि कंडक्ट ऑफ एनी इंक्वायरी इन रिलेशन टू administrative decision. The bill provides that all such rules made before the enactment will be void. So जो भी rules लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया था अभी तक, तो वो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट वो जितने भी रूल्स होंगे सब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये सब की प्रोविजंस हैं। तो अभी जो प्रेजेंट डे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है दिल्ली का, उसको हम लोग को समझना पड़ेगा कि कैसा अभी दिल्ली का जो पॉलिटिकल जो प्रेजेंट है तो उसमें कैसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि दिल्ली को हम लोगों ने यूटी क्यों बनाया, ठीक है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली अगर है तो क्यों है। सो इफ यू गो टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सो ड्यूरिंग दी व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, ठीक है, so there were four kind of states like which were divided into four parts: part A, part B, part C and part D. So ये फोर पार्ट्स में डिवाइडेड थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था, ठीक है। सो ये जो लास्ट जो स्टेट्स है C and D, so last two were administered by the centrally appointed chief commissioner and LG. So ये जो पार्ट C and पार्ट टी में जो भी स्टेट्स आते थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो दो ऑफिशियल्स करते थे, चीफ कमिश्नर एंड एलजी, विथ नो लोकली इलेक्टेड असेंबली टू एड एंड एडवाइस। सो इस समय कोई भी ये जो लोकली इलेक्टेड असेंबली थी वो एड एंड एडवाइस करने के लिए नहीं थी। और ये जो चीफ कमिश्नर एंड एलजी यही तुम्हारा जो ये जो भी स्टेट सी एंड डी में आते थे उनको रूल करते थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करते थे। फिर अगर तुम देखोगे तो जो हम लोग का नेशनल कैपिटल है वो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो नेशनल सिक्योरिटी हमारा जो है उसके लेकर बहुत सारा इम्पोर्टेंस होता है। तो द नीड फॉर कीपिंग द नेशनल कैपिटल अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट वाज डीम्ड टू बी वाइटल फॉर द नेशनल इंटरेस्ट।
सो नेशनल इंटरेस्ट को अपने नज़र में रखते हुए जो यूनियन गवर्नमेंट ने ये फील करा कि जो नेशनल कैपिटल है उसको शुड बी केप्ट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि अगर आप नेशनल कैपिटल को देखोगे तो वहाँ बहुत सारे अदर जो कंट्रीज है उनकी एम्बेसीज हैं, ठीक है, सेंट्रल आर्काइव्स है, पार्लियामेंट है, ठीक है, तो और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो जितने ये सभी देखते हुए जो नेशनल सिक्योरिटी को अगर को देखते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि द नेशनल कैपिटल शुड बी केप्ट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। So it was felt that if Delhi become a full state, then then the national capital were divided into two compartments, a state field and a union field. So अगर तुम देखोगे तो अगर कोई भी स्टेट होती है तो उसमें तीन तरह के अगर आप सब्जेक्ट लिस्ट को देखोगे तो इसमें एक पहला होता है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट एंड तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट कैन मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट एंड सेंटर ऑल्सो मेक लॉज अंडर द सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। सो इसमें क्या होता है अगर दिल्ली फुल स्टेट बन जाएगी, ठीक है, तो दिल्ली का डिवीजन हो जाएगा, उसमें बहुत सारे अगर दिल्ली को हम लोग अगर एक फुल स्टेट बना देते हैं तो नेशनल कैपिटल दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सम सब्जेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के अंडर रहेगी, सम सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहेगी। और मान लो अगर कोई पार्टी है जो कि दो अलग अलग पार्टी, एक पार्टी सेंटर को रूल कर रही है, एक पार्टी स्टेट को रूल कर रही है, सो देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी कि इन दोनों के बीच राइवलरी हो सकती है, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो हम लोग को जो नेशनल सिक्योरिटी है वो थ्रेट में आ सकता है, ठीक है। सो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने दिल्ली को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। सो हेंस दिल्ली बिकम द पार्ट ऑफ पार्ट सी स्टेट, ठीक है। सो इसके कारण पार्ट सी में हम लोग को दिल्ली को हम लोग ने रखा था, ठीक है। फिर 1951 में तुम लेजिस्लेटिव असेंबली वाज क्रिएटेड विद द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो 1951 में लेजिस्लेटिव असेंबली का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। और 1956 में टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, दिल्ली वाज बिकम द पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी to be administered by the administrator which was appointed by the president. So जब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में केवल दो ही प्रोविजन थे, चाहे तो स्टेट चाहे तो यूनियन टेरिटरी, और भी कोई भी पार्ट नहीं था, जैसे पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी, ये पार्ट हटा दिए गए थे और इसमें केवल दो ही था, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो हम लोग जो दिल्ली को स्टेट तो बना सकते नहीं थे, इसलिए हम लोग ने उसको यूटी बना दिया, ठीक है। और जो कि एडमिनिस्ट्रेट होती थी थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर विच इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1966 में एक उन्होंने प्रोवाइड किया एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन दिल्ली, ठीक है, थ्रू अ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, ठीक है, कंप्राइजिंग 56 इलेक्टेड मेंबर्स एंड 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स। सो फर्स्ट टाइम जो एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो दिल्ली में बनी थी वो बनी थी तुम्हारा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1966 में, ठीक है, अंडर द मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, ठीक है। फिर एक कमीशन बनाई गई थी और एक कमेटी बनाई गई थी, बालकृष्ण कमेटी, ठीक है। सो 1989 में बालकृष्ण कमेटी रिकमेंडेड दैट दिल्ली शुड कंटिन्यू टू बी यूनियन टेरिटरी बट देयर शुड बी अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू सेड असेंबली विद द अप्रोप्रिएट पावर। सो इस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया कि दिल्ली को हम लोग को यूनियन टेरिटरी में ही रखना है, लेकिन वी शुड क्रिएट अ लेजिस्लेटिव असेंबली which is which is having council of minister and they are responsible for legislative assembly, ठीक है, and they should have some of the key powers, ठीक है। so उनको कुछ appropriate powers देना है, ठीक है। और based on this report the constitution 69 amendment act, ठीक है, were passed and this act will what now government of national capital territory to Delhi act 1991। तो ये जो एक्ट है जो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये जो उसके बेसिस में अभी जो दिल्ली का जो प्रेजेंट डे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वो ये है, और इसी बिल को अमेंड करने के लिए ये नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और दिल्ली का अगर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क देखोगे तो दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उसका अपॉइंटमेंट तुम्हारा प्रेसिडेंट करते हैं, ना कि एलजी, ठीक है। फिर मिनिस्टर जो भी होते हैं वो होल्ड करते हैं अपने ऑफिस को ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर ये जो तुम्हारा जो बिल लाया गया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी टू दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 फॉर बेसिकली इंट्रोड्यूस टू अमेंड, ये जो बिल है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी टू दिल्ली एक्ट 1991, ठीक है।
और इसका एम है टू फर्दर डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एलजी। सो जैसा गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग इस बिल के थ्रू डिमार्केट करना चाहते हैं कि जो एलजी का पावर है और जो लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर है उसको हम लोग क्लियरली डिमार्केट करना चाहते हैं, ठीक है। सो प्रोविजंस जैसे मैंने डिस्कस किया, जैसे गवर्नमेंट टू मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर, सो द एक्सप्रेशन गवर्नमेंट रेफर्ड इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इज एलजी, ठीक है। फिर तुम्हारा सेकंड प्रोविजन वाइडनिंग द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ एलजी। सो इस बिल के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिस्क्रिशनरी पावर के एलजी उसको इंक्रीज कर रही है। सो द बिल गिव डिस्क्रिशनरी पावर टू एलजी इवन इन मैटर वेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली इज एम्पावर्ड। सो पहले क्या क्या होती थी कि जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वो लेजिस्लेटिव असेंबली देखती थी, और एलजी का काम केवल तीन ही, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक एंड लैंड, पुलिस। सो इन सभी को देखना होता था। लेकिन अब क्या हो गया कि एलजी का पावर थ्रू दिस बिल इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है, और उनको डिस्क्रिशनरी पावर दिया जा रहा है उन सभी सब्जेक्ट में भी जो जो लेजिस्लेटिव असेंबली इम्पावर्ड है, ठीक है। तो अब एलजी उन सभी भी डिसीजन ले सकते हैं जो सब्जेक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर आती है, ठीक है। तीसरा है नेसेसरली ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू एलजी, ठीक है। सो दिस बिल सीक्स टू इंश्योर दैट एलजी इज नेसेसरली ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू गिव ओपिनियन बिफोर एनी डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। सो इस बिल में ये इंश्योर किया गया है कि जो ओपिनियन है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं, जो वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले लेंगे। अभी क्या होता था कि लेजिस्लेटिव असेंबली बहुत सारा डिसीजन ले लेती थी, उसके बाद एलजी को इन्फॉर्म करती थी। लेकिन अब ये नहीं है। अब ये क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कोई भी डिसीजन ले रही है तो उनको पहले ओपिनियन एलजी का लेना होगा, ठीक है। फिर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, द अमेंडमेंट आल्सो सेज दैट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल नॉट मेक एनी रूल टू एनेबल इटसेल्फ टू कंसीडर द मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। सो कोई भी रूल नहीं बनाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, कि वो या उसकी कोई कमेटी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखे। तो डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा वो अब एलजी के अंडर होगा, ठीक है। सो अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री को अगर आप देखोगे दिल्ली के, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा रूल अगर किसने करा तो कांग्रेस ने करा, ठीक है, 1998 से लेके तुम्हारा 2013 तक, ठीक है, अंडर द शीला दीक्षित। फिर आम आदमी पार्टी आई, फिर आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस ने इसको रूल करा। ये बेसिकली 48 डेज तक रूल करा था उन्होंने, ठीक है, दिसंबर 2013 से फरवरी 2014 तक। इसमें पहली बार आम आदमी आई थी, लेकिन बहुत कम डेज 48 डे तक उन्होंने सरकार बनाया था, ठीक है। फिर वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, ठीक है, फरवरी 2014 से फरवरी 2015 तक, लगभग एक साल तक, ठीक है। फिर अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करा, ठीक है, फॉर्म फरवरी 2015 से फरवरी 2020। ये आम आदमी पार्टी का सेकंड टर्म था, ठीक है। और इसमें पॉलिटिकल पार्टी जो आम आदमी पार्टी है उसका अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही अच्छा रहा है। 70 में उन्होंने 67 सीट इन्होंने जीती थी। फिर तुम्हारा फरवरी 2020 से अभी जो करंटली चल रहा है, ठीक है, उसमें उन्होंने सीट जो जीता है 70 में 62 सीट जीता है, बीजेपी का 8 सीट है। तो देखो कि पॉलिटिकल जो परफॉर्मेंस है आम आदमी पार्टी का वो बहुत ही अच्छा रहा है। तो ये इसीलिए आम आदमी पार्टी हमेशा एलिगेशन लगाती है कि जो सेंटर में जो बीजेपी रूल्ड है वो उनका जो पॉलिटिकल परफॉर्मेंस दिल्ली में वो बहुत ही बेकार है, ठीक है। सो जो ये जो बीजेपी है वो हम लोग से इलेक्शन में अगर ये जीत नहीं पा रही है, दैट इज़ वाई दे चूज अनदर वे टू कंट्रोल आवर सेल्फ, ठीक है। सो हम लोग को रोकने के लिए बीजेपी ने ये नया बिल इंट्रोड्यूस करा। सो हम लोग देखेंगे कि बैकग्राउंड ये देखेंगे कि जो वाई द बीजेपी रूल जो सेंटर है और आम आदमी पार्टी रूल जो दिल्ली है, क्यों हमेशा देर इज ऑलवेज ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। सो सबसे पहले फरवरी 2014 में अरविंद केजरीवाल गिव एन ऑर्डर टू एसीबी, ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो, टू रजिस्टर अ केस अगेंस्ट सेवरल फॉर्मल यूनियन मिनिस्टर इन द ऑयल प्राइसिंग केसेस। सो ऑयल प्राइस केस में अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डर दिया था एसीबी को कि वो एलिगेशन ये इन सभी के खिलाफ जांच करे, ठीक है। सो 2014 में प्रोब अबेंडेड आफ्टर द सेंट्रल इशू और नोटिफिकेशन टू विड्रॉ द पावर ऑफ एसीबी फ्रॉम प्रोविंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंटर ने एक नोटिफिकेशन इशू करा, उसमें बोला गया कि जो एसीबी का पावर है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय है उसको उसको उसके खिलाफ उन्होंने वो जांच कर सके, ठीक है। फिर मई 2015 में
Center issue another notification limiting the power of ACB against to act against the दिल्ली पुलिस ऑफिशियल, क्योंकि दिल्ली पुलिस ऑफिशियल जो देखोगे वो तुम्हारा दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, वो बेसिकली कम आती है होम मिनिस्ट्री के अंडर, ठीक है। तो डेट इज वाई दी सेंटर ने ये एससीबी का पावर रिड्यूस कर दिया कि वो कि दिल्ली पुलिस ऑफिशियल भी उसके अंडर नहीं आएंगे, ठीक है। फिर सेंटर एम्पावर्ड एलजी टू अपॉइंट ऑफिसर्स, ठीक है। तो जो भी दिल्ली में गवर्नमेंट में जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे वो अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं करेगी, वो बल्कि एलजी करेंगे, ठीक है। फिर 2017 में, ठीक है, ये जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये जजमेंट दिया कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है of Delhi government did not have the power to probe the employee of the central government. So सेंट्रल जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने सेंटर का जो जो ये स्टैंड था उसको अपहेल्ड कर दिया, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे कि क्या जरूरी था ये अमेंडमेंट जो ये थ्रू दिस बिल सरकार लाना चाह रही है, उसका क्या अगर जरूरत है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है फॉर द स्ट्रक्चरल क्लैरिटी, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो उसका उन्होंने अगर उनका ऑब्जेक्ट एंड रीजन जो स्टेटमेंट होता है उसको आप देखोगे तो उसमें बोला गया कि सेक्शन 44 ऑफ 99 एक्ट deal with the conduct of business and there is a no structural mechanism for the effective time bound implementation of the said section, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि जो ये जो सब्जेक्ट और जो डिवीजन है उसमें जो क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। और इस बेसिकली सेस की जो बिजनेस कंडक्ट होना है वो कैसे होगा, लेकिन जो इसका जो टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन कैसा होना है वो इसमें बात नहीं किया गया, ठीक है। Also, there is no clarity to what proposal or what matter are required to be submitted to लेफ्टिनेंट गवर्नर बिफोर इसी ऑर्डर देयर आउट, ठीक है। सो ये भी इसमें क्लियर नहीं है कि क्या क्या जो सब्जेक्ट है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें सबसे पहले एलजी का ओपिनियन लेगी तब उस पर एक्ट करेगी। अभी क्या होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली बहुत सारे सब्जेक्ट पे एक्शन ले लेती है और उसके बाद इन्फॉर्म करती है एलजी साहब को, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। एलजी साहब बोलते हैं ये सब्जेक्ट मेरे अंडर है, हाउ यू एबल टू टेक डिसीजन, ठीक है। तो इस समय हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। फिर सेक्शन 44 ऑफ 1991 एक्ट सेज that all executive action of LG, whether taken on advice of his minister or otherwise, shall be expressed to be taken in the name of LG, ठीक है। सो जितने भी एक्टिविटीज जितने भी एक्सिक्यूटिव एक्शंस लेने हैं, ठीक है, इट शुड बी टेकन इन द नेम ऑफ एलजी, ठीक है। सो अगर 2018 का जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का उसको अगर देखोगे उसमें ये बोला गया था कि एलजी कॉन्करेंस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन द इशू अदर देन पुलिस पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। सो एलजी साहब के अंडर जो सब्जेक्ट आते हैं पुलिस पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, सो इन सभी को छोड़ के अदर कोई भी मैटर में जो एलजी साहब का जो कॉन्फ्रेंस है उनका जो एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये वर्डिक्ट दिया था। फिर it has added that decision of council of minister will however have to be communicated to LG। लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेगी वो एलजी को वो बताने का जरूरत है, ठीक है। सो एक जरूरी नहीं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो डिसीजन लिया वो पहले बता दे। लेजिस्लेटिव असेंबली ये कर सकती है कि कोई भी सब्जेक्ट में डिसीजन उन्होंने ले लिया उसके बाद वो एलजी को इन्फॉर्म करे, ठीक है। फिर इसमें क्या क्या बोला गया कि एलजी वाज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो एलजी है वो बाउंड है एड एंड एडवाइस जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देते हैं उसके हिसाब से एक्ट करने का। जिससे प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं टू एक्ट एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि हेडेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो वैसे ही एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। सो द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट द स्टेटस ऑफ एलजी ऑफ दिल्ली इज नॉट डेट ऑफ गवर्नर। सो एलजी का जो स्टेटस है दिल्ली में वो गवर्नर के जैसा नहीं है, ठीक है। एंड रेदर वो बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, विद अ लिमिटेड पावर, ठीक है। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ये भी बात बोला कि जो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो दिल्ली की उसको ये कीप इन माइंड कि उन्होंने ये दिमाग में रखना है कि जो दिल्ली है ये फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, ये बेसिकली एक यूनियन टेरिटरी है। तो देर इज ऑल्सो अ पावर ऑफ एलजी, ठीक है। ये स्टेट नहीं है कि जो हर डिसीजन होगा हर सब्जेक्ट पे वो लेजिस्लेटिव असेंबली लेगी, बल्कि एलजी के पास भी कुछ कुछ पावर होगा, ठीक है। सो
इसमें क्या होगा कि इनकरेज बाय द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो 2018 में आया, ठीक है, उसमें क्या कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, ये स्टॉप सेंडिंग फाइल्स फॉर एक्सिक्यूटिव मैटर टू एलजी बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उससे, उसमें क्या, उससे बढ़ करके आम आदमी पार्टी ने स्टार्ट क्या कर दिया कि वो उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कोई भी फाइल को सेंड करने के लिए एलजी को, और वो सभी डिसीजन अपने से लेने लगे, ठीक है। सो दिस इज अगेंस्ट दी एलजी पावर, ठीक है। सो एलजी का पावर इसमें थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, ठीक है। सो इट हैज़ बीन कीपिंग द एलजी इन्फॉर्म all the administrative development but not necessary before implementing executive decision। so इसमें क्या होता था कि एलजी को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी वो मिलती थी आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ना कि बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन। सो इससे जो एलजी के पावर है उसमें तुम्हारा जो उसमें उनको जो पावर मिला था उसमें वो डिक्रीज हुआ, ठीक है। सो ये सभी जो ये जो पावर्स है ये इसमें दिया गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बिल, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग अस। So thank you.